फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप सीटेट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एनसीईआरटी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास 6 की बुक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, या फिर आपको लगेगा कि हाँ ये शायद हमने बचपन में पढ़ा था, भूल गए, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस पता है, कौन से क्वेश्चंस हम भूल चुके हैं, और या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमने ना सुना है ना हमें पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेहरौली लौह स्तंभ पर खुदे अभिलेख में किस शासक का जिक्र है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त या फिर चंद्र। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्र। ठीक है। ये जो मेहरौली लौह स्तंभ है जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है, यानी वहाँ पे स्थापित किया गया है, ये शिल्पकारों की कुशलता का एक बहुत ही बढ़िया एक अद्भुत सा उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। और ये जो बना है ना, इसका जो निर्माण हुआ है वो 1500 साल पहले हुआ है। सोचिए, 1500 साल पहले। इसके बावजूद सबसे आश्चर्य की बात ये है कि इतने साल धूप, बारिश, आंधी, तूफान सब में खड़ा रहने के बावजूद इस पे जंग नहीं लगा, इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। ऐसी शिल्पकारी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो लौह स्तंभ है मेहरौली का, उस पे जो उस पे अभिलेख है उसमें जिस शासक की बात हुई है वो शासक है चंद्र। ठीक है, चंद्र नाम के शासक का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु मंजूषा किसे कहते हैं? ऑप्शन है बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष को, पीतल के बने हुए बर्तन, सोने से बनी हुई मूर्तियां या फिर मंदिर के प्रवेश द्वार को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष को क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। ठीक है। और ये जो धातु मंजूषा था ये क्या था? तो ये जो बौद्ध स्तूप होते थे उसके भीतर यानी अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखते थे। ठीक है, रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी जो होते थे उनके शरीर के जो अवशेष थे, जैसे दांत हुआ, हड्डी हुआ या फिर राख हुआ, या फिर उनके द्वारा यूज़ की हुई कोई भी चीज़ या कोई कीमती पत्थर, सिक्के, कुछ भी रखे जाते थे। ठीक है, उस डब्बे में, उसे बोलते थे धातु मंजूषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, उसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा, वेदिका, रेलिंग या फिर पथद्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदक्षिणा। ठीक है। स्तूपों के जो चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था उसे कहते थे प्रदक्षिणा पथ, और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। ठीक है। और जो ये रेलिंग था उसे क्या कहते थे? वेदिका। ठीक है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग और तोरण को मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजा दिया जाता था। ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? प्रदक्षिणा पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों के सभागार जहां लोग इकट्ठा होते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन है स्तूप, तोरण, मंडप या शिलाखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडप। ठीक है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी और यह एक सभागार होता था। ठीक है, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे और अपने आपस में चर्चाएं करते थे। तो इस जगह को बोला जाता है मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में बने चित्रों को किन रंगों से बनाया गया था? ऑप्शन है पौधों तथा खनिजों से, पोस्टर कलर से, केवल जल रंगों से या फिर केवल तेल रंगों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधों तथा खनिजों से बनाए गए हैं अजंता की गुफाओं में बने हुए चित्र। ठीक है। और ये चित्र उस समय सोचिए 1500-1600 साल पहले के हैं, लेकिन आज भी इनकी चमक जो है वो बरकरार है। आज भी ये बहुत ही चमकदार हैं। इतनी अंधेरी गुफा में किस तरह मसाल लेकर गुफा को काट कर कैसे चित्र बनाए गए होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने सालों पहले, और फिर भी उनके रंगों में अभी भी वो चमक है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना किस कवि ने की? ऑप्शन है हरिशेर, इलांगो, सतनाम या फिर कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलांगो। ठीक है। अच्छा, सच सच बताइएगा, आप में से कितने लोगों को पता है कि इलांगो ने शिल्पदिकारम की रचना की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की? ऑप्शन है कालिदास, इलांगो, सत्यनार या फिर कोवलन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यनार ने। ठीक है। और इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की स्टोरी है, और जो इससे पहले था तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम, उसमें इलांगो और जिसे इलांगो नामक कवि ने की थी, उसमें कोवलन और उनकी जो प्रेमिका थी माधवी के बारे में था, और इसमें क्या है, कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है हस्तिनापुर, कौशाम्बी, काशी या फिर प्रयागराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। ठीक है। महाभारत में है ना, कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुई है उसकी कहानी, और ये पुरुवंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, जिसकी गद्दी पाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों में आपस में वैर था, वैमनस्य था, जिसकी वजह से महाभारत हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आर्यभट्ट, हर्षवर्धन, हरिशेर या फिर टोडरमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। ठीक है। जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने संस्कृत में लिखी है आर्यभट्टियम। ठीक है। किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था और किस व्यक्ति ने की थी? इसका ऑप्शन नहीं सीधे आंसर है। तो कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले, उससे भी पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने किया था, और चीन में किया था। तो ये काइलून जो थे वो चाइनीज़ थे, और उन्होंने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। ठीक है। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। ठीक है।